जो मेरा जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में हुआ। एक नॉर्मल परिवार की क्या समस्याएं होती हैं, क्या उनका जीवन होता है। महापुरुष ने ये कहा है कि जब संसद या लोकसभा विधानसभा गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कें वीरान नहीं होनी चाहिए। तो अपना वही काम है जो हम अपना काम कर रहे हैं। और हमारी बड़ी बड़ी सभाएं कर कैसे रहे हैं, इन्हें पैसे और फंड आते कहाँ से हैं? कई लोग कई तरीके के इसमें अपने तरीके से अफवाह उड़ाते हैं। अब मेरा सवाल आपसे होगा, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, कि आपकी पार्टी इतने जगह पे सक्रिय है, बड़े बड़े कार्यक्रमों को कर रही है, तो पार्टी को फंड कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 45 डिग्री टेम्परेचर पे इस बारिश में आप बैठे हैं। क्या आने वाले समय में भाजपा के साथ आपकी पार्टी गठबंधन कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के उस गांव में जहां हम आपको मिलवाएंगे एक छात्र नेता से, एक युवा नेता से, एक उस नेता से जो आज के समय में एक बहुत ही चर्चित देश की उभरती हुई पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। उसके नंबर 2 जो हाल ही में बने हैं, यानी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है उन्हें आज़ाद समाज पार्टी का। उनसे विस्तार से जानेंगे कि कैसी रही है उनकी छात्र जीवन की राजनीति, किस तरीके से उन्होंने ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के किसानों के, युवाओं के समस्याओं को लेकर के, चाहे वो सैमसंग कंपनी के बाहर धरना देना हो या हाईटेक कंपनी के बाहर धरना देना हो या जेवर एयरपोर्ट की जब घोषणा हो रही हो तो जेवर एयरपोर्ट का नाम सम्राट, जो गुर्जर सम्राट हैं उनके नाम पे जेवर एयरपोर्ट का नामकरण किया जाए, उसे लेकर आंदोलन करना हो, या आंदोलन मध्य प्रदेश में करना हो या आंदोलन हाथरस में करना हो, तो जो एक आंदोलन करने वाले नेता हैं, रविंद्र भाटी नाम है उनका, तो रविंद्र भाटी के साथ आज हम बातचीत करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आप भी अगर युवा हैं और आप भी राजनीति में आना चाहते हैं तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लोग इंटरव्यू के दौरान ये भी समझेंगे कि आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान में क्या चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, मध्य प्रदेश में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, गठबंधन क्या भाजपा के साथ भी भविष्य में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। रविंद्र भाटी जी, आपका स्वागत है ग्रैंड न्यूज़ में। धन्यवाद। और हमारे व्यूअर्स के तरफ से, ग्रैंड न्यूज़ के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है आज़ाद समाज पार्टी का। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे ही होगा, आप चंद्रशेखर जी जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनके संपर्क में कब और कैसे आए? देखिए, 2016 और 17 में मैंने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। उनका जो अपने समाज और लोगों के प्रति जो उनकी जुनून है काम करने का, जो न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं बहादुरी से, निडरता से, बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए हुए, बिना किसी अन्य किसी कारण से जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, मुझे लगा कि ये ऐसे नेता जिसकी मुझे हमेशा चाहत रही, ज़रूरत रही, ऐसे जो आदर्श या ऐसा भाई या ऐसा दोस्त या ऐसा नेता, इनके साथ मिलकर जो मेरी सोच थी, दबे कुचले, शोषित, गरीब, वंचित लोगों के लिए काम करना, उनकी लड़ाई लड़ना। देखो, 2 तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, या तो सदन में जाकर या जो सड़क पर। और जब आपको मौका ना मिले सदन में जाने का तो आपको घर नहीं बैठना चाहिए। और उसी प्रेरणा ने उनके साथ मिलकर हमने ये प्रण किया कि अब हम जो देश में ज़रूरत है, जो आज राजनीतिक की वो बन गई एक परिपाटी है कि आप पहले राजनीति में आओ, पैसे खर्च करो, टिकट दे, पैसे लेकर टिकट लेकर आओ, और फिर उसके बाद आप MP MLA बन जाओ, फिर जनता पर शासन करो, राज करो, पैसे कमाओ। तो उसको बदलने के लिए एक जुनून है, एक जज्बा है कि हमें इसी धनबल की राजनीति को ख़त्म करना है। संघर्षशील लोगों को, ईमानदार लोगों को, कर्मठ लोगों को, जो लोगों की असलियत में सेवा कर सकते हैं, जो जिसके लिए विधानसभाएं, लोकसभाएं बनी हुई हैं, वहाँ जाकर जनहित के क्वेश्चन उठाए जाएं, जनहित की समस्या उठाई जाए, उनके जीवन में कैसे क्रांतिकारी बदलाव हो, किसानों की हालत कैसे बदली जाए, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की जाए, युवाओं की बात, रोजगार की बात की जाए, खिलाड़ियों की बात की जाए, और जो बिल्कुल नरकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, रहने को मकान नहीं है,
पीने को स्वच्छ पानी नहीं है, उनके लिए एक हमें कुछ करना है, एक ये जुनून है। और इसी वजह से मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ा। जी जी। भाटी जी, अभी आपने कहा कि या तो सदन में जाकर आवाज़ उठा सकते हैं या तो सड़क पर। सड़क का अनुभव मेरे समझ से आपको ज़्यादा है। आप जिला पंचायत सदस्य 2005 से 10 के बीच में रहे। इसके अलावा आपने सड़कों पे आंदोलन किया। कई बार सड़कों पे आंदोलन करते करते लोग टूट जाते हैं, तो उनके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप विस्तार से ज़रा बताएं और शुरू से शुरू करें कि कैसा आपका राजनीति का, चाहे छात्र राजनीति का हो या उसके बाद की राजनीति का, सड़कों का जीवन कैसा रहा है आपका, उसके बारे में बताएं। देखिए, मेरा जन्म हुआ एक साधारण किसान परिवार में हुआ। एक नॉर्मल परिवार की क्या समस्याएं होती हैं, क्या उनका जीवन होता है, क्या संघर्ष होता है, किस तरह वो अपने पारिवारिक स्थिति को चलाते हैं और क्या क्या चीज़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों का मुझे भली भांति परिचित है। और एक मन में पीड़ा है कि हमें अपने जो देश में 90% आबादी है, जो एक खाई है ये पैसे की, 10% लोगों के पास ही सारे संसाधन, आर्थिक संसाधन और सारी व्यवस्थाएं उनके पास हैं। 90% लोग जो वंचित हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। तो इसके लिए तो एक प्रेरणा और एक जो जुनून है, वो जो बैठने नहीं देता, ना घर रुकने देता है। मतलब यदि थक भी जाते हैं तो फिर दोबारा उनके बारे में सोचते हैं, उन परेशानियों के सोचते हैं। और एक पुरानी फिल्म का एक डायलॉग है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू है दिल जी जमाने के लिए। और संजीव कुमार की फिल्म थी शायद बादल, बहुत हिट हुई। तो वो उस लाइन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और एक और लाइन भी यदि कह सकते हैं कि लहरों के साथ तो सभी तैर सकते हैं, लहरों के विपरीत चले। विपरीत, यदि लहरों के विपरीत जाके और हम कुछ अपने लोगों के लिए कर सके। अपने का मतलब है जो देश की 90% आबादी है, जो सारी सुविधाओं से वंचित है, जो उसको, जिसके अधिकार है, जो हमें संविधान उनको अधिकार देता है, जो उनको अच्छा जीवन जीने का अधिकार देता है, उनके लिए जो स्वच्छ पानी का, स्वच्छ वायु का, सारी चीज़ों का जो देता है, वो उसको नहीं मिल पा रही। चाहे शिक्षा हो, चाहे आज महंगा इलाज इतना, नोएडा में कोई इलाज नहीं करा सकता। केवल हम नाली खरंजा सड़क को ही विकास समझते हैं, जबकि इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिन पे काम किया जा सकता है। तो एक ये जुनून है। और हम इसमें जो पिछले 20 साल हो गए सड़क पर। उसके बारे में थोड़ा, यात्रा के बारे में बताएं। MMH कॉलेज में आपने किस तरीके से संघर्ष किया, यहाँ के आंदोलनों के बारे में बताएं। दरअसल मैं 2004 में कॉलेज में छात्र संघ चुनाव लड़ा, और उस समय पे जो समस्याएं थी वो कॉलेज में छात्रों की समस्या थी, और उन समस्याओं के लिए संघर्ष किया, आंदोलन भी बहुत किए। छात्र संघ चुनाव नहीं होते थे, उसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा, कई लोग, भाटी जी बीच में रोकूंगा आपको, कई लोग ये समझ लेते हैं कि आप छात्र नेता बन रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलता है कि आपके पास मनी पावर होना चाहिए, मसल्स पावर होना चाहिए। तो क्या जब MMH कॉलेज आप जाते थे तो क्या कई सारे गाड़ियाँ लेकर जाते थे, पैसे लेकर जाते थे, क्या लेकर जाते थे जो आप वहाँ पे छात्र राजनीति को कर रहे थे? इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, MMH कॉलेज जब जाते थे तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं था, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते थे, और यहाँ से गाजियाबाद की दूरी 20-25 किलोमीटर हमारे कॉलेज की दूरी थी। एक बस आती थी हल्द्वानी से, और वो जो सब गांवों से होते हुए गाजियाबाद जाती थी। उसमें भी ये स्थिति होती थी, एक पैर रखने की जगह नहीं होती थी। एक यदि आपने उसका हैंडल है वो पकड़ लिया और आपके पैर की 2 उंगली यदि टिक गई गाजियाबाद तक, तो आप समझो आपको सीट मिल गई। उस पर लटक के जाते थे। और उस समय तो इस किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे, सच्चाई है बिल्कुल। तो एक गलतफहमी है कि पैसे से ही चुनाव लड़ा जाता है। नहीं, ये जो ना लोगों ने भ्रांतियां बना रखी हैं, पैसे से राजनीति नहीं होती है केवल, ये ऐसा नहीं है। संघर्ष जिसने किया है, और अब बहुत सैकड़ों दुनिया में और देश में उदाहरण रहे हैं जहाँ जहाँ क्रांति हुई है, जिन जिन देशों में क्रांति हुई हैं, वहाँ एक आम आदमी ने क्रांति की है। एक आम आदमी ने, जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, उसने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, और उसमें बड़े बड़े तानाशाहों को झुकना पड़ा है। ये एक ताकत भी है। हमारा ईडी कुछ नहीं कर सकती। हमारा जो सारी सरकार की एजेंसी है, जो आज की डेट में जो कोई बोलता है या कोई सरकार से सवाल करता है, उस पर ईडी पहुंच जाती है, उस पर इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं। लेकिन जो ईमानदार आदमी है, जो संघर्षशील है, जब उसमें पैसा ही नहीं होगा तो ईडी क्या करेगी, उसका इनकम टैक्स क्या करेगा? तो ये एक ताकत है। ईमानदारी बहुत बड़ी ताकत होती है, और सत्य को केवल परेशान कर सकते हैं लोग, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। अंत में जीत उसी की होती है। तो कॉलेज का भी एक बहुत लंबा संघर्ष रहा, और मैंने MMH कॉलेज से BSc की, फिर फरीदाबाद से MBA किया, उसके बाद मैंने लॉ की, और अभी मैंने पिछले 2 साल मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी चाहिए,
यदि आपको कुछ इस क्षेत्र में करना है, लोगों की सेवाएं करनी है, उनकी मदद करनी है, तो मैंने अभी पिछले साल MA पॉलिटिकल किया है। तो कॉलेज वाला जो कॉलेज की छात्र राजनीति जो करता है, उसे जो संघर्ष में की भट्टी में तप जाता है, तो वो उसे आराम मिले, धूप मिले, छाए मिले, AC मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती का आंदोलन किया, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और हम बारिश में वहाँ फर्श पे उन छात्रों के साथ 3 दिन जो गर्म था बिल्कुल, उस पर पत्थर पे सोए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जालौर गए हम इंदर मेघवाल वाले आंदोलन में, जिसको मटके पे छूने पे जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके लिए हम 48 घंटे गाड़ी में रहे, बिना सोए, बिना रुके। हमने इतनी लंबी दूरी तय की, अहमदाबाद के पास से सारी फोर्स लगी हुई थी, गहलोत सरकार पूरी रोकने पर लगी हुई थी, वहाँ पीड़ित परिवार के पास नहीं जाने दे रही थी, तो हम सड़कों के माध्यम से गुजरात अहमदाबाद के नज़दीक होते हैं उस पीड़ित परिवार के घर पहुँचे। तो हमें जो जितना संघर्ष प्रयास किया, हमारी ये होती है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। यदि हम सदन में होते तो वहाँ आवाज़ उठाते, सरकार में होते तो उनकी मदद करते, अपराधियों को जेल भेजते, क्योंकि अब सदन में नहीं है। किसी महापुरुष ने ये कहा है कि जब संसद या लोकसभा विधानसभा गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कें वीरान नहीं होनी चाहिए। तो अपना वही काम है जो हम अपना काम कर रहे हैं, और हमारी राजनीति यही है। अच्छा, सड़कों पे ही आंदोलन करनी राजनीति है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अब राजनीति जो आप कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसके साथ कर रहे हैं। हाल ही में आपको राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया है, आप प्रभारी भी हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, और अभी आपने अपने बातचीत के दौरान कहा कि हमें लहरों के विपरीत काम करना चाहिए। तो कई लोग प्रायः ऐसा बोलते हैं कि जो चंद्रशेखर जी हैं वो विपरीत राजनीति करने के चक्कर में किसी से भी अलायंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, अपने जिद के कारण पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग ऐसा आपको भी सुनने में मिला होगा? नहीं, मुझे तो सुनने में खैर नहीं मिला, लेकिन ये अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है। जहाँ तक मैंने अपने नेता को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाना है, वो भी एक छप्पर में पैदा हुए हैं, जो उनका घर है, वो उनके पिता एक टीचर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, और उनका जीवन भी बहुत संघर्ष में बीता है, और उनको सारी पीड़ाएं मालूम है। रही बात, संविधान भी हमें इजाज़त देता है कि एक गरीब का बच्चा, एक झोपड़ी में रहने वाला भी MP MLA बन सकता है, CM PM बन सकता है। ये ना तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, ना रविंद्र भाटी, ये किसी नेता के घर तो पैदा नहीं हुए, ना ये MP MLA और किसी मुख्यमंत्री के घर पैदा हुए, और लेकिन इनको बाबा साहब के दिए हुए संविधान से अधिकार जरूर है कि ये उन सीटों पे जा सकते हैं जहाँ से लोगों की मदद की सके, जहाँ पे पॉलिसियाँ बनती है, जहाँ पे आप एक कलम की ताकत से हजारों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं। उसी लड़ाई को हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारी पार्टी या हमारी सरकार नहीं बनेगी, तब तक हम सड़कों पर लड़ेंगे, और तब हमारी सरकार बनेगी तो हम उन एक बड़े वर्ग को जो इन सुविधाओं से वंचित रहा है, अच्छी शिक्षा से, अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छी नौकरियों से, आर्थिक स्थिति से, मकानों से, आज भी ये देश की विडंबना है। देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम मध्य प्रदेश में गए, अभी वहाँ लाखों की संख्या में कच्चे मकान है। हम बात करते हैं सबका विकास सबका साथ की, कहाँ सबका साथ सबका विकास है? आज दिल्ली में चले जाओ, साक्षी गौतम के साथ वहाँ उसका जो 50 बार उस पर हमला किया गया, और ये बड़े बड़े नेता दलितों के पैर धोने की बात करते हैं, और लेकिन उस पीड़ित के घर तो कोई एक नेता नहीं गया। दिल्ली में तमाम नेता रहते हैं, MP रहते हैं, MLA रहते हैं, और केजरीवाल की सरकार भी है, BJP की केंद्र में सरकार भी है। ये केवल उनके घर खाना खा के उन्हें ये तो दिखाना चाहते हैं कि आप हमसे अलग हो, मतलब एक एहसान सा करते हैं कि हम देखो दलितों के घर में खाना खा रहे हैं। अरे यदि उन्हें न्याय दिलाने की बात आए, उनके अधिकारों की बात आए, तो उसमें भी तो आप काम करिए। केवल उसमें नदारत दिखाई नहीं देंगे, एक बयान नहीं आएगा किसी का। तो हमारा तो अपना काम है, और हम काम के दम पे हम अपने जनता के बीच, अपनी पार्टी और अपने संगठन को लेकर अपने जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता पे हमें विश्वास है कि वो जनता मेहनती लोगों को और संघर्षशील लोगों को चुनेगी इस बार, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे राजस्थान की जनता हो। अच्छा, चुन के भेजेगी। और आप ये उदाहरण देखिए, खतौली में भी आपने परिवर्तन देखा होगा, UP की जनता भी मन बना चुकी है, और खतौली की सीट उसका उदाहरण है, जिसमें उपचुनाव में जिसमें BJP के तमाम बड़े नेता, जो कई मुख्यमंत्री वहाँ के जिन्होंने कैंप किया, कई मंत्री वहाँ पड़े रहे, लेकिन जनता ने आपके प्रत्याशी को जिताने का काम किया। तो अभी हम सीखने की उसमें हम काम कर रहे हैं,
और भीम आर्मी हमारा एक सामाजिक संगठन भी है। वो पिछले 5 वर्षों से देश में कोने में जा के न्याय की आवाज़ उठाता है और पुलिस से पहले भी पहुंचने का प्रयास करता है और जो अपराधी होते हैं उन्हें जेल भिजवाता है। तो हमें तो काम करना है, हमें बहाने नहीं बनाने और लोगों की तरह हमारी सरकार नहीं है। विपक्ष का काम होता है कि उन मुद्दे को मजबूती से उठाओ जो सरकार जिनको न्याय नहीं दे रही हो, जो जनता के हित के काम नहीं कर रही हो। और विपक्ष का ये धर्म भी है और विपक्ष की हम तो भूमिका पूरी तरह भूमिका निभा रहे हैं और विपक्ष को ऐसा करना भी चाहिए। यदि विपक्ष शून्य हो जाएगा तो सरकारें तानाशाही हो जाएगी। नहीं, ये बात आपकी सही है और मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न है कि भाटी जी, अगर गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें, आसपास क्षेत्र की बात करें, तो आपके चेहरे से तो ये समझा जाता है कि आज़ाद समाज पार्टी का नेता कौन है, तो रविंद्र भाटी कोई भी आमतौर पे यहाँ पे बता देता है। आपके आंदोलनों के बारे में बताता है, ये भी बताता है कि आप किस तरीके से युवाओं को एक साथ लाकर टीम भावना, आपस में रहना, क्रिकेट को प्रमोट करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, वो सारा करते हैं। लेकिन अभी आपके पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो ज़मीनी रूप पे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। उसे लेकर करके भविष्य की क्या रणनीति है कि आपका जिला अध्यक्ष, आपका क्षेत्रीय अध्यक्ष या आपका प्रदेश अध्यक्ष या आपकी टीम, आपका मंडल का टीम किस तरीके से काम करेगा, उसको लेकर के आप लोग की क्या योजना है? संगठन पे भी काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है और जल्दी हमारा संगठन बूथ स्तर तक पहुंच जाएगा। हमारा जो ना कुछ चीज़ ऐसी है कि वो शोर कम मचाते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो दिन रात लगे हुए हैं। वो कैडर वाइज गाँव में कार्यकर्ताओं को कैडराइज किया जा रहा है, अनुशासित किया जा रहा है और बूथ तक का हमारा संगठन तैयार हो रहा है। और रही बात इस ज़िले की, इस ज़िले गौतम बुद्ध नगर ज़िले की यदि बात की जाए तो मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में सबसे साक्षर जिला है और सबसे ज़्यादा अधिकार भी इस गौतम बुद्ध नगर ज़िले में ही छीने जाते हैं, इसलिए यहाँ आंदोलन ज़्यादा होते हैं। और जो यहाँ MP MLA हो सकता है वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाते क्योंकि उनको ये समस्या है, यदि MP MLA इन पर ध्यान देते तो इतने आंदोलन नहीं होते। आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे भी धरना चल रहा है, 33 लोग जेल में, नोएडा अथॉरिटी पे भी धरना चल रहा है, यमुना अथॉरिटी पे भी धरना चल रहा है, NTPC पे भी धरना चल रहा है। तो ये तो धरनों का जिला बन गया है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिकारों का हनन गौतम बुद्ध नगर के अंदर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार करती है। देश की संसद यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है ओनली, जहाँ नीतियाँ बनती है, जहाँ नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक भी किसान को आज तक यहाँ नए भूमि अधिग्रहण एक्ट के हिसाब से पैसा नहीं दिया गया। यहाँ लोगों की ज़मीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर जो आप बड़े बड़े डीलिंग होती हैं, बड़े बड़े जो स्कैंडल होते हैं, बड़े बड़े यादव सिंह जैसे यहाँ अथॉरिटियों में अधिकारी बैठे हैं। मेरा तो आपके चैनल के द्वारा ये एक अनुरोध भी है कि जो ये हमारे देश में बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त की या चौकीदार वाली बात करते हैं, तो यहाँ जितने अधिकारी हैं उनकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। तो हर अधिकारी की जो यहाँ जिस दिन आया और जिस दिन यहाँ से गया, आपको हजारों यादव सिंह आपको तीनों प्राधिकरण में मिलेंगे। किसानों की जांच करते, किसानों के विचारों के घेर घर सब इन्होंने अथॉरिटी ने मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये तो आप बता रहे हैं धरने चल रहे हैं, मैं आपके पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या गतिविधि है। जैसे आपने बात की कि भीम आर्मी भी एक सामाजिक संगठन है, किस तरीके से रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देती है, समाज में जुड़ने का प्रयास कैसे करती है? जैसे कई पार्टियां हैं जो पाठशाला लगाती है, जागरूकता अभियान चलाती है, तो आपकी सामाजिक संगठन या पार्टी किस तरीके से जुड़ रही है लोगों के साथ? भीम आर्मी के मतलब संगठन के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में भीम पाठशाला चल रही है। पाठशाला चला, हाँ, वो सभी प्राइमरी गाँव में चौपालों पर जाके शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विशेष कार्य किया जा रहा है। और जब तक पार्टी नहीं बनी थी उस समय से काम चल रहा है। तो इससे पूरे देश को एक भीम आर्मी की एक पहचान मिली है और देश का 22 स्टेटों में संगठन है। तो अन्याय के खिलाफ लड़ना और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, ये हमारी संगठन की मुख्य पहचान है। और उसी की जो एक विंग है, राजनीतिक विंग, हमारी आज़ाद समाज पार्टी बनी है। और पाठशाला के अप्रोच है। हाँ, और आज़ाद समाज पार्टी का मैं बता दूं, वो एक पार्टी नहीं वरन एक विचारधारा भी है, एक आंदोलन भी है। धन बल की राजनीति को खत्म करने के लिए, धन्ना सेठों की जो राजनीति पर धन्ना सेठ हावी हो गए हैं, अडानी अंबानी जैसे, उसको खत्म करने के लिए अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, मेहनती लोगों को, समाज सेवा जो करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक देश में राजनीतिक विकल्प दिया है कि जो अच्छे लोग हैं, जो बिना धन के, जिनके पास धन नहीं है,
उनको भी हम विधान परिषद में और विधानसभा जैसे सदन में उन लोगों को भेजने का काम करेंगे जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, तो उन सबका स्वागत है आज़ाद समाज पार्टी के अंदर। और हमारे नेता ने पिछले 7 साल में अपने ऊपर इतने मुकदमे जो ना पूरे समाज के लिए लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपने ऊपर लगवाए हैं। अपना निजी उनका एक भी मुकदमा नहीं है जो उन पर पर्सनल लगा हो। तो जो उन्होंने संघर्ष पूरे देश में किया है वही हमारे लिए एक प्रेरणा है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहीं भी हो मामला देखो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे भी आई और देश में जहां सूचना मिलती है सबसे पहले आपने भाटी जी एक बात कहा कि जो धन्ना सेठ हैं, जो धन बल वाले लोग हैं, उनके समानांतर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको मौका देना है। लेकिन एक सच्चाई को आज आप भी जो है वो स्वीकार करेंगे कि आपको ऐसा तो नहीं कि पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपने भी कहा कि मध्य प्रदेश में और हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में लाखों लोग की सभा हुई, आपका स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ, उसमें संसाधन और धन की ज़रूरत तो पड़ती है। प्रायः कई लोग पूछ देते हैं, कह देते हैं कि चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे वो वैसी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, ये इतनी बड़ी बड़ी सभाएं कर कैसे रहे हैं, इन्हें पैसे और फंड आते कहाँ से हैं। कई लोग कई तरीके के इसमें अपने तरीके से अफवाह उड़ाते हैं। अब मेरा सवाल आपसे होगा, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के, कि आपकी पार्टी इतने जगह पे सक्रिय है, बड़े बड़े कार्यक्रमों को कर रही है, तो पार्टी को फंड कहाँ से आ रहा है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे लोग मुझसे भी सवाल करते हैं, आपके अलावा भी, भाई आपकी पार्टी पे इतनी रैलियां होती हैं, ये फंड कहाँ से आता है। लेकिन जिन लोगों के आपने नाम लिए उनके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। जो हमारे राष्ट्रीय लीडर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलावा जो आपने नाम लिए, उनका तो क्वेश्चन ये आपको उनसे करना पड़ेगा, चाहे ओवैसी हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। लेकिन अपनी पार्टी का मैं बता सकता हूँ, हमारी पार्टी का जो 22 स्टेटों में संगठन है, जो हमारे गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं, संघर्ष करते हैं, डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, ऐसा वर्कर किसी पार्टी के पास नहीं है। हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अपने आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के उन बहुजन लोगों पे ये गर्व करता हूँ कि आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और मैं और हमारी टीम के तमाम साथी देश के हर कोने में बड़ी बड़ी रैली कर पा रहे हैं। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। वो अपनी नौकरी में से, चाहे वो डेली झाड़ी कमाएं 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये इकट्ठा करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, क्योंकि मैंने पूरे देश का दौरा किया है। तो जिस स्टेट में जाते हैं हमारे रुकने की व्यवस्था वो कराते हैं, हमारे हवाई जहाज़ से जाते हैं तो हवाई जहाज़ की टिकट वो कराते हैं। कार्यकर्ता उसी जिले के, जिस जिले में रैली होगी तमाम वो इकट्ठा करते हैं पैसे, आपस में चंदा इकट्ठे, चाहे उन्हें अनाज इकट्ठा करना पड़े घर घर से, और उसे बेच के वो पैसे लाएं। ट्रेन से जाते हैं, हमारे ट्रेन के टिकट वो कराते हैं, रुकने की व्यवस्था वो कराते हैं। तो जैसे वो बुलाना चाहते हैं, यदि कहीं के ट्रेन से बुलाते हैं तो हम ट्रेन से चले जाते हैं, कहीं के कार्यकर्ता कहते हैं भैया हवाई जहाज से आ जाओ तो हवाई जहाज से चले जाते हैं। जहाज की जिसके पास पैसा नहीं टिकट करवाने की, वहाँ कैसे जाते हैं? कार्यकर्ता टिकट कराते हैं, हमको टिकट भेजते हैं। मैं आपको सबूत फोन में दिखा दूंगा। जिस जिले में भी हमारी रैली होती है वहाँ के कार्यकर्ता हमारे टिकट करा के हमारे पास भेजते हैं, रुकने की व्यवस्था कराते हैं, रूखी सूखी जैसी वो खाते हैं वो हमें खाना खिलाते हैं। हम कोई 5 स्टार होटलों के खाने के शौकीन है नहीं, हमें तो जैसा मिल जाए। संघर्षशील लोग हैं, सड़क पे भी लौट जाते हैं, 5 स्टार में भी लौट जाते हैं, जहाँ जैसी सुविधा मिलती है। तो और जो हमारा वर्कर है, ना तो हमें बस लगानी पड़ती, ना हमें ट्रैक्टर लगाने पड़ते जनता के लिए। जहाँ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम चला जाता है कि वो आ रहे रैली करने, 20,000, 30,000, 50,000 लोग अपने संसाधनों से, पैदल, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, ट्रैक्टर से, मतलब कहीं कोई हमें वहाँ सुविधा लगाने की जरूरत नहीं होती, ना हमें कोई लोगों को बुलाने के लिए। और पार्टियों की तरह जो बड़ी बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जैसी और अन्य पार्टियां जो लोगों को पैसे दे के, संसाधन दे के, गाड़ियाँ भेज के गाँव में भीड़ मंगाती है, हमने तो आज तक किसी गाँव में गाड़ी नहीं भेजी। कहीं भी रैली में हमारी में चेक कर लेना, एक टेंट है, वो कार्यकर्ता एक चंदा उगा के टेंट लगाते हैं, एक माइक की जरूरत होती है। और हम तो गाड़ी पे खड़े होकर भाषण दे देते हैं, हमारे नेता सड़क पे खड़े होकर भाषण दे देते हैं। तो हमें ये फक्र है कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसे पता है कि आपकी लड़ाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं। और चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे प्रमोशन में आरक्षण हो, चाहे हमारे अन्य घटना हो एट्रोसिटी की, चाहे घोड़ी पे न चढ़ने वाली बात हो। अगर कई स्टेटों में तो भी आज़ाद भारत में घोड़ी पे दलितों को नहीं चढ़ने दिया जाता, या चाहे हमारा जितने भी आंदोलन हो पैसा कार्यकर्ता दे रहे हैं, कार्यकर्ता उसकी व्यवस्था करता है। तो मतलब जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उससे पैसा आज़ाद समाज पार्टी को नहीं आ रही है, जो हमारा आ रही है आरटीआई से पता किया जाए। मैं आपको बताता हूँ, आपको जो हम सदस्यता की रसीद छपवाते हैं, अच्छा, जो हम सदस्य बनाते हैं, उससे पार्टी में फंड आता है, वो 20 रुपये की है जो सदस्यता लेगा मिनिमम है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर कार्यकर्ता जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो है,
हमारे पास कोई ऐड या कोई धन्ना सेठ या कोई बड़े लोगों की फौज तो है नहीं। हमारे तो जो कार्यकर्ता है वो अपनी मेहनत के पैसे में से 20-20 रुपए की रसीद कटवाते हैं, वही पार्टी फंड में जमा होते हैं। कितने कार्यकर्ता सदस्य जो हैं आपके ऑफिशियली आधिकारिक रूप से हैं अभी? देखिए 22 स्टेटों में हमारा संगठन है और 22 स्टेटों में भीम आर्मी के रूप से पहले संगठन था और 2020 में हमने पार्टी बनाई, आज़ाद समाज पार्टी। तो पहले भीम आर्मी के लोग चंदा देते, क्योंकि अब पार्टी भी बन गई है तो वो भी लोग जो सदस्यता करवाते हैं गांव-गांव जाकर, और जहां हमारी रैली होती है वहां हम अपने वो रखवा देते हैं वहाँ पे बॉक्स, जिसे जो भी डोनेशन देना हो वो अपने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जैसी जिसकी हैसियत है वो हमें सहयोग करता है। तो ये पार्टी इसलिए आगे बढ़नी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये जितनी तमाम पार्टियां ये इससे चाहे कितनी कोशिश कर ली रोक नहीं सकती, क्योंकि जो गरीब के, किसानों के, हमारे जो रोजगार कर रहे हैं, जो बेलदारी कर रहे हैं, जो उस मजदूर का पैसा है ना, खून पसीने की मेहनत का उनकी आशा है, उनकी जो अपनी जो पार्टी के प्रति उनकी एक आस्था है, जो उनकी अपेक्षा है, उन लोगों के से हमारी पार्टी चल रही है। तो कि इतने लोगों की, करोड़ों लोगों की जहाँ भावना जुड़ी हुई हो तो उस पार्टी को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। लोग जो गलत खबरें उड़ाते हैं, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के रविंदर भाटी जी, वो खुद इसे क्लियर कर रहे हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या किसी बड़ी कंपनी से कोई फंडिंग नहीं ले रहे हैं। अब जो है दूसरा मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। इसी से मैं एक और बात बता दूं। देखो, यदि कोई सहारा देगा तो वो इशारा भी देगा। अच्छा। यदि कोई पैसे की सपोर्ट करेगा तो वो अपने हिसाब से संगठन को, पार्टी को चलाने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारे नेता का नाम आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद, और आज़ाद समाज पार्टी, हमारी पार्टी में भी आज़ाद सब जुड़ा हुआ है। तो हमारी पार्टी बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी के उसके सपोर्ट के, अपनी मेहनत से, दम से काम कर रही है और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। जो निर्णय जनहित में होंगे, जो जनता के भले के लिए होंगे, हमें कोई उनको बदलवाने नहीं कर सकता। जैसे और पार्टियों में अडानी अंबानी नियम बदलवा देते हैं, कानून बदलवा देते हैं। मतलब जो हम डेमोक्रेसी में परिभाषा में बोलते हैं कि टू द पीपल बाय द पीपल, उसी तरीके से आपका पार्टी भी चल रहा है। अब इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है मेरा, वो ये है कि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो चुनाव होने वाला है, उसमें आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? देखिए, पार्टी का बूथ स्तर तक का संगठन तैयार हो चुका है और हम संभाग वाइज हर संभाग में, राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हम रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके जो वहाँ के मुद्दे हैं उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और पार्टियों के नेता जब एसी में बैठे रहते हैं, हम 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे होते हैं और जो भी वहाँ का मुद्दा है उसको उठाने का, आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं। और अभी बहुत जल्दी में ही 1-2 महीने के बाद हम वहाँ साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में, और जन जन तक हम पहुँचने का काम करेंगे। अभी हमारी भरतपुर में बहुत बड़ी रैली है 1 तारीख को, फिर हमारी 20 अगस्त को जयपुर में रैली है। इसी तरह मध्य प्रदेश में हर जिले में, हर कोने में, हर विधानसभा में हम जाके प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में एनर्जी भरने का काम कर रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता भी 2023 की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में आपको एक नया विकल्प और एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई भी सरकार यदि बनेगी तो आज़ाद समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी। अच्छा, उसके सहयोग से ही बनेगी। अब जो है भाटी जी, अब हम आपसे निजी सवाल करेंगे और जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर का जुड़ा हुआ सवाल है, छोटे छोटे सवाल होंगे, उम्मीद करेंगे संक्षिप्त में ही आप आंसर भी देंगे इसका। जो GPL आप ऑर्गेनाइज करवाते थे बड़े पैमाने पे, उसका जो अगला संस्करण या अगला स्वरूप जो पुराना जैसा होता था, वो कब देखने को मिल सकता है दोबारा से? देखिए, GPL का मतलब था ग्रामीण प्रीमियम लीग। हमारे ग्रामीण में रहने वाले बच्चों के लिए, उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए 120 गांवों का देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जिसके हमने 4 संस्करण कराए और युवाओं को उस प्लेटफार्म पे IPL की तर्ज पे स्टेडियम मुहिम कराए, डे नाइट के मैच मुहिम कराए और उनको फ्री कोचिंग कराई, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय कोचों के द्वारा, चाहे उनमें RP सिंह हो चाहे मदन लाल जी हो, ताकि इनको मौका मिल सके और ये भी हमारे ज़िले का नाम, प्रदेश का नाम और देश का नाम कर सके। तो ये, क्योंकि अभी चुनाव है 2023 में, इस चुनाव के बाद आगे जल्दी आपको इसकी डेट की सूचना दे देंगे। 2023 के बाद मिलेगी। अब अगला और सीधा सवाल है मेरा आपसे, इस क्षेत्र में कई लोग हैं जो नेता बनना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अगर पैसा मिल जाए उन्हें कहीं से, तो ये सोचते हैं कि एक फॉर्च्यूनर खरीद लें, स्कॉर्पियो खरीद लें तो हम नेता बन जाएंगे। नेता बनने के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या क्या सोच होनी चाहिए, उसके बाद वो राजनीति में आए? इसे आप बताएं कि युवा एक राजनीति में आना चाहते हैं तो कैसे आए वो? देखिए, राजनीति का जो लोगों की परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है।
कुछ लोग राजनीति को राज करने की नीति समझते हैं कि हमें जनता पे राज करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हमें पैसे कमाना है, राजनीति में आकर हम पैसे कमाएंगे, अमीर हो जाएंगे। लेकिन राजनीति एक तपस्या है, एक संघर्ष है, एक धर्म है, एक आपका जुनून है। आप इसके द्वारा लाखों लोगों की एक साथ मदद कर सकते हैं। आप MP MLA बनकर सदन में उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। आप यदि सत्ता में आ गए तो आपकी कलम की ताकत से लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लाखों लोगों के मकान बनवा सकते हैं, लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधार सकते हैं, उनकी शिक्षा अच्छी कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। तो राजनीति में आने के लिए हमें ये धारणा बदलनी पड़ेगी कि हम पैसे कमाने आए, टिकट पैसे दे कर ले लिया और फिर हम राजनीति में MP MLA बन गए, फिर हमने और पैसा कमाया, फिर अगली बार टिकट पैसे से ले लिया। देखो, इसमें धनबल की राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा और युवाओं को सच्चे मन से, समर्पण भाव से, धैर्य से लोगों की सेवा करने के लिए एक 24 घंटे का काम है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आके अब आज संडे की छुट्टी है, आज राजनीति नहीं करूँगा, हाँ पार्ट टाइम कर लूँगा। 24 घंटे की सेवा है इसमें, तो जनता के लिए आई एम विद यू फॉर यू ऑलवेज 24 आवर्स। यदि 24 आप जनता को दे सकते हो, उसके लिए आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर सकते हैं, तो आप लोगों को इसमें आना चाहिए। और इसमें सम्मान मिलता है, ये नहीं है सम्मान नहीं मिलेगा, आपका नाम होगा, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। आप आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब जो छोटा छोटा 2-3 सवाल होगा, क्या आने वाले समय में भाजपा के साथ आपकी पार्टी गठबंधन कर सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने की, नफरत फैलाने की, भाईचारे को ख़त्म करने की, धर्म की राजनीति है। भविष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी की कोर कमेटी ने, सबने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी से हम भविष्य में कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर लाइन है, गाइडलाइन। क्या बसपा के साथ कभी आप गठबंधन कर सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं कोर कमेटी द्वारा लिए जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब लोग बैठ के यदि पार्टी के हित में, जनता के हित में कभी कोई फैसला इस तरह लेना पड़ा तो वो कोर कमेटी तय करेगी। ये अकेला रविंद्र भाटी या राष्ट्रीय महासचिव नहीं कर सकता। एक आरोप लगाया जाता है कि जो बसपा का वोट बैंक है उसमें सेंध मारने के लिए ही आज़ाद समाज पार्टी को बनाया गया है, इस पे आपका क्या पक्ष? देखिए, ये लोगों की गलत धारणा है। जब ये बसपा पार्टी 2014 में इसकी जो मुझे लग रहा एक भी सीट नहीं आई थी, तब आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी। 2012 में इसकी बहुमत की सरकार बनी, 200 से ज़्यादा सीट थी। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 2012 में, इसकी सीट घट के 49 रह गई, तब आज़ाद समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। 2017 के चुनाव में वो और घट के 19 या 17 रह गई, तब उसकी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। उसके बाद जो चुनाव हुआ 1 सीट रह गई। तो आज़ाद समाज पार्टी के आने से, तो इससे पहले जितनी सीट घटी हैं, ये तो बसपा की नीति इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, हम तो जिम्मेदार नहीं है। और हमने पार्टी बनाई है, एक विकल्प दिया है सबके सामने, जिसको जिसकी पार्टी अच्छी लगेगी, जिसका संघर्ष अच्छा लगेगा, वो आगे बढ़ेगा। देखिए, पहले भी ये आप समझो कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी भी अपनी कई पार्टी है, कांग्रेस में भी वही विचारधारा है, आम आदमी पार्टी की वही विचारधारा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गलत आरोप है, ये गलत आरोप है। रविंद्र भाटी जी, आप जो हैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में कार्य करते रहे हैं, दादरी से चुनाव भी लड़े हैं 2017 में, 2005 में आप जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, 2010 में भी आपने चुनाव लड़ा, आप सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में दोबारा से दादरी से या गौतम बुद्ध नगर जिले में कहीं भी किसी भी सीट से क्या आप किसी भी चुनाव में उनके उम्मीदवार के रूप में नज़र आ सकते हैं? देखिए, मेरी राजनीति, मेरा लक्ष्य MP MLA बनना नहीं है। यदि मैं MP MLA बनना होता तो मैं उस पार्टी को चुनता जो स्थापित पार्टी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अन्य पार्टी हो। मैं MP MLA बन जाता, लेकिन उससे मेरा मकसद सिद्ध नहीं होता। मैंने संघर्ष का रास्ता चुना, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को चुना, उस पार्टी को चुना जो संघर्ष करती है, लड़ती है अपने लोगों के लिए। और MP MLA यदि बनने का मुझे मौका मिलेगा, जहाँ से भी मिलेगा, मैं एक अपने लोगों के लिए एक इतिहास रचने का काम करूंगा, एक नई इबारत लिखने का काम करूंगा कि MP MLA बन के भी इतने काम किए जा सकते हैं। मैं जब जिला पंचायत सदस्य रहा 2005 से 10 तक, मैंने जिला पंचायत के दौरान इतने काम किए जितना एक MP MLA नहीं कर सकता। तो मेरी तो राजनीति ये है कि अपने लोगों के लिए यदि अपना सर्वस्व देना पड़े, अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, लोगों की मदद के लिए, उनके मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, हमेशा उसके लिए पूरी तरह ईमानदारी से काम करता रहूँगा।
धन्यवाद भाटी जी, पुनः एक बार आपको शुभकामनाएं। तो अभी आप सुन रहे थे रविंदर भाटी जी को, और ये राष्ट्रीय महासचिव इन्हें बनाया गया है आज़ाद समाज पार्टी का। इन्होंने विस्तार से बताया अपने संघर्ष के बारे में, साथ ही आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए आपके जो कई सवाल थे और आप जो जानना चाहते थे उसके बारे में भी इन्होंने विस्तार से बताया। आप इन तरीके की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पेज पे देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।